अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज के दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अवाम से तीसरी मरतबा बराह रास्त बात की है। यानी ये जो सिलसिला उनका है जिसमें लोग उनको कॉल करते हैं और अपने मसाइल से आगाह करते हैं ताकि वो उस पर एक्शन ले सकें और लोगों की सवालों का जवाब दे सकें, आज उसका ये तीसरा मरहला था। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अवाम से बात की, उन्होंने ये कहा कि भारत से किसी सूरत कोई बातचीत नहीं होगी जब तक भारत 5 अगस्त के पहले के इक़दामात को रिवर्स ना कर दे। एक बड़ी अहम बात जो वज़ीर आज़म ने कही वो एक सवाल के जवाब में कही, जिसमें आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सऊदी अरेबिया से वापस आने के बाद, जिसमें उन्होंने इस बात का इमरान खान ना सिर्फ वज़ीर आज़म से गिला किया बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से भी, जब उन्होंने बड़ी सरजनिश की थी जो पूरा फॉरेन ऑफिस था। आज उसकी भी जिक्र हुआ, एक कॉलर के जवाब में जिक्र कर दिया इमरान खान साहब ने और कहा कि उसको ऐसे नशर नहीं होना चाहिए था, कुछ एक्सर्प्ट्स दे दिए जाते। इसी तरह उन्होंने स्टेटस को का जिक्र किया, माफिया के खिलाफ जंग लड़ने का किया, जहांगीर तरीन साहब के साथ जो मामलात हैं उसका जिक्र किया और महंगाई का जिक्र किया, वजारत ख़जाना का जिक्र किया। गोया यूँ लगा कि जैसे तमाम उन बातों के ऊपर उनको कॉल्स अल्लाह का शुक्र है कि रिसीव हुई कि जिन बातों पर ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है बल्कि जिसकी क्लैरिफिकेशन दरकार थी। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। दीगर मामलात में ज़ाहिर है उन्होंने आज शहबाज शरीफ का भी जिक्र कर दिया, मरीम नवाज़ शरीफ साहब का भी जिक्र कर दिया और उनके बाहर जाने का भी जिक्र कर दिया। तो ये तमाम वो बातें हैं जो आज हम अपने इस नशिस्त में रखेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, लेकिन इस सबसे पहले आपको ये भी बताते चलूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब पर सवाल उठाया है कि आखिर कामयाबी क्या हासिल की है, मसवाए इसके कि 19,000 आप राइस के बैग्स लेकर आए हैं, इसके अलावा और क्या कामयाबी है। मेरे साथ आज होंगी मुसर्रत चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, पंजाब असेंबली की मेंबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ होंगे डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। IT के वजीर हैं सिंध से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तैमूर तालपुर साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग। आज का हमारा बुनियादी सवाल ये है कि वज़ीर आज़म जो अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं, ये बेसिकली मसाइल के हल के लिए किया जाता है, यानी मकसद इसका मसाइल का हल है या अपने बयानिए की तशहीर। गुफ्तगू का आगाज़ तैमूर तालपुर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया नकी साहिबा। बस जब तो 3 साल से ज़्यादा वक्त मेरे ख्याल से हो गया है, वही झूठ, वही फरेब, वही बेवकूफ़ बनाना, वही आवाम की आंखों में धूल चूकना। कब तक आप ये धूल आंखों की अंदर आवाम के फेंकते रहेंगे? वही बातें आप आज भी करते रहे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको देख लूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। तो NRO तो आपने खुद ले लिया जब आपने अपने उन MNA से वोट मांगा जिन्होंने अपने वोट बिकाऊ कर दी थी। आपने उनको भी ओके कर दिया, आपने आपको भी ओके कर दिया, फिर से आपने अपना नो कॉन्फिडेंस भी ले लिया। आपने आके बड़ी प्यार मोहब्बत से हमें बताया कि आप किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसी तरह आपने पहले कहा था कि बहुत बड़ा चोर है शेख रशीद, चपरासी नहीं रखूंगा इसको, मैं अपने इंटीरियर का मिनिस्टर बना दिया। यही आपने बातें पहले भी की थी। आपने कहा था MQM सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, लंदन तक जाऊंगा, लंदन में घुस के इनको वापस लाऊंगा। तो उनको आपने काबीना में अपने साथ बिठा दिया, सारे ताकत उनको दे दी, चाइना कटिंग की उनको आपने इजाजत दे दी। बोरियाबंद लाशों की जो आप बात करते थे उनसे एक एक तैमूर तालपुर साहब, आपके नजदीक मकसद क्या है वजीर आजम का व्हेन ही स्पीक्स डायरेक्टली टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? आपके नजदीक मकसद जो है वो अपने बयानिए की तशहीर है या वाकई मसाइल का हल है? नहीं, ये सिर्फ टाइम पास है। ये थोड़ा अरसा बचा है, ये चाह रहे किसी तरह से गुजर जाए, क्योंकि पहले ये कॉलें, आपको पता है कितनी कॉलें आती हैं और कितनी कॉलें इनकी बंद हो जाती हैं। जो कॉलें इनकी मकसद की होती हैं वो पूरी आके सामने इनकी आवाज पहुंचती है। जो पहले से इनका सेटअप बनाया हुआ होता है, जो असल कॉलें होती है उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। जो बातें ये आवाम के थ्रू कहलवाना चाहते हैं पर आवाम की आवाज नहीं आ रही, वो अपने वजीरों से, अपने मुशीरों से बैठ के वो पढ़ के और अपने बयानिया करवा देते हैं उसका एक झूठा जवाब देने के लिए। तो अब आवाम समझ गई कि मेरे ख्याल से खान साहब इस चीज पे अपना टाइम मैं एडवाइस दूंगा कि ध्यान करना बंद कर दे। आवाम इनके फरेब, इनके धोखों, इनके झूठ से तंग आ गई है। उनकी महंगाई के
तूफान को आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे महंगाई के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, वो जरा आगे चल के करेंगे। पहले ओपनिंग रिमार्क्स ले लूँ ना मैं डॉक्टर निसार से भी और मुसरत साहिबा से भी, क्योंकि मुसरत वैसे मैं हमेशा ख़वातीन को पहले प्रेफर करती हूँ कि वो जवाब दें, लेकिन क्योंकि आप गवर्नमेंट में से हैं तो इसलिए मैंने कहा ज़रा ऑपोजिशन का पहले सुन लें और उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपके नज़दीक ये क्या अच्छी बात है ना? मकसद वज़ीर आज़म का तो मसाइल का हल ही है, इसीलिए बराह रास्त गुफ्तगू की जाती है अवाम से, या समझते हैं कि अपने बयानिए की तशहीर के लिए रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के अलावा भी अगर कोई चीज़ उनके काम आ सकती है तो वो बकलम खुद हैं, यानी अवाम से वो बराह रास्त ताल्लुक़ है उनका? देखिए, ये काम बड़ा अच्छा है अगर अच्छे तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। होता ये है, इनका तरीका वारदात ये है कि जिस तरह पहले आपने सुना होगा, अब भी ये है कि बदनाम किस्म के जो डीआईजी या एसएसपी एसपी लेवल के लोग जब खुली कचहरियाँ लगाते हैं तो मुकामी थानेदार जो है वो उन्होंने बंदे तैयार किए होते हैं, उनको रटाते हैं कि ये सवाल आपने करना है। तो उसके बाद ये है कि वो जो पसंदीदा उनके बंदे जो हैं, मुंतखब बंदे, सिलेक्टेड बंदे, वो जो है इस तरह की जो कचहरी है उनके ऊपर उनमें खड़े होकर वो सवाल करते हैं। यही हाल यहाँ पे है। क्या वज़ीर आज़म को पता नहीं है कि अवाम किन मसाइल से दो चार हैं? क्या उनको पता नहीं है कि पिछले 3.25 साल में अवाम पे क्या बीत रही है? क्या जुल्म के ये जिस चक्की में वो पिस रहे हैं, महंगाई की क्या सूरत हो गई है, को जो है बेरोजगारी की क्या सूरत हो गई है, लॉलेसनेस किस खातर बढ़ गई है, क्राइम रेट की क्या सूरत बन गई है। देखिए, बात यह है कि बदतरीन किस्म की गवर्नेंस की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से, बदइंतजामी की वजह से अवाम जो सफर कर रहे हैं 22 करोड़ अवाम, क्या उसके लिए ये है कि इस तरह की टेलीफोन कॉलों की जरूरत है? क्या उनको नहीं पता कि 22 करोड़ अवाम पे क्या बीत रही है? अच्छा, तो बात यह है कि अगर अवाम के साथ जरा भी कोई खैरखई हो, कोई हमदर्दी हो, तो क्या ये कि कोई वो स्टेप्स लें जिसकी वजह से अवाम को रिलीफ मिले। पिछले 3.25 साल में अवाम को क्या रिलीफ दिया इन्होंने? लेकिन टेलीफोन कॉल से डॉक्टर निसार एक कनेक्ट रहता है ना विद द पीपल। आप ही लोग कहते हैं ना कि लीडर वही जो अवाम के साथ रहे, अवाम से ताल्लुक रखे। तो मैं कह रहा हूँ कि बदनाम किस्म के जो पुलिस अफसरान होते थे और होते हैं, उनकी जो खुली कचहरियों के इंतजाम होता है, बदनाम थानेदार करते हैं, वही इनकी टेलीफोन कॉलों का हाल है जी। अच्छा, मैं मुसरत साहिबा से पूछती हूँ। मुसरत साहिबा, क्यों आपको लगता है कि ऑपोजिशन ये समझती है और कहती है हमेशा, और ये एक तासुर है कि जो कॉल्स वज़ीर आज़म रिसीव करते हैं ये बाकायदा रिकॉर्डेड होती हैं, लिखी भी होती है, क्योंकि जिस फ्लुएंटली वो सारी चीज़ों को बयान कर रहे होते हैं ना कॉलर्स के, आपने फिर ये किया, फिर आपने ये किया, वज़ीर आज़म साहब फिर ये किया, फिर ये किया, उससे ये लगने लगता है कि जैसे somebody has that paper to read everything, बिकॉज एक आम आदमी को कितना याद रह जाएगा कि वज़ीर आज़म ने पहले क्या स्टेप लिया था, फिर क्या लिया था और फिर क्या लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि प्राइम मिनिस्टर की ये जो लाइव कॉल्स का जो सिलसिला है, दिस इज नॉट फॉर ऑपोजिशन से अप्रिसिएशन लेने के लिए नहीं है। और दूसरी मैं अर्ज करूं कि जो जितना अच्छा कदम प्राइम मिनिस्टर उठाएंगे उसके ऊपर उतना ही कहें कड़ा या सख्त किस्म की क्रिटिसिज्म आएगी ऑपोजिशन से। आप इसकी तवक्को रखें। उसकी वजह यह है कि कोई भी अच्छा काम जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे वो इनको तो सूट नहीं करता, इनको तो अगले टेन्योर की फिक्र पड़ जाती है। तो दिस वाज नॉट फॉर ऑपोजिशन ओनली। वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, ये एक सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, ये अवाम के लिए था। और प्राइम मिनिस्टर तमाम 22 करोड़ अवाम के लीडर हैं, नुमाइंदा हैं। अगली जहां तक रहेगी बात, ये इतनी अच्छी रवायात है, ये अवाम से पूछे। पहले प्राइम मिनिस्टर पोर्टल और उसका जो सिस्टम था, उसके बाद आज उन्होंने फॉरेन ऑफिस का जो एक पोर्टल है उसका भी उन्होंने बता दिया, अवाम को आगाह कर दिया, नंबर भी हमें बता दिए। ये उनसे पूछे जिनके मसाइल नहीं होते, ये उनसे पूछे जिनकी पूरी जमा पूंजी के ऊपर कब्जे हो चुके हुए हैं। दूसरी नादिया, जहां तक रहेगी बात, इसकी एग्जाम्पल पूरी दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलती जो इकदामात प्राइम मिनिस्टर ने अपनी अवाम पे डायरेक्ट लिंक के लिए उठाए हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि अपोजिशन का काम ये है, इनको चाहिए कि ये हमारी जो पॉलिसीज जिसको पे क्रिटिसिज्म बनता है ये हेल्दी क्रिटिसिज्म करें। लेकिन जिसके ऊपर नहीं बनता उसमें मेरा ख्याल है कि अवाम के आगे इनको खुद ही अजीमत करनी पड़ेगी। उसकी वजह है, मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर चूंकि पहले वाले प्राइम मिनिस्टर्स की तरह फर्जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इनको एक इंटरव्यू आपको पता होगा कि एक बड़े मशहूर एंकर ने जिनसे लिया था और उनसे एक इंटरव्यू नहीं दिया गया था तलत हुसैन ने, ऑल्दो दैट वाज फिक्स। ये प्राइम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्रीकल्चर की पॉलिसी खुद लीड करते हैं, खुद एक एक फिगर लेते हैं। जो उन्होंने आज बातें की मैं आपको अर्ज करूंगी,
वो ये प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के हर चीज की जो डिसीजन मेकिंग है, जो पॉलिसी मेकिंग है, हम जो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं अच्छा, उसको खुद हेड कर रहे हैं, हर मीटिंग्स को खुद सुनते हैं। 1 घंटे की मीटिंग 4-4 घंटे लेते हैं, तो उनको सारी चीजें ओके, अगर ओके, याद है। चलें, ये अभी जब ऑपोजिशन रहेगी हर बात, हर यही अच्छी, करता है हाँ, कि ये तारीख, ये पाकिस्तान की तारीख के पहले प्राइम मिनिस्टर है हम्म, जो 24/7 अपने मुल्क के अवाम की खिदमत में जिन्होंने अपना आप वक्फ कर दिया, ना कोई कारोबार चला रहे हैं, ना लंदन में जायदादें बना रहे हैं, सही, ना ही कोई सही, सरे महल बना रहे हैं। ओके, जहां सो तक रहेगी बात, मेरे दोनों भाइयों काबिल एहतराम है, क्रिटिसिज्म वो करें जो बनता है, अच्छा, लेकिन ये कि ये वाला कदम उन अवाम से पूछें। दूसरी जहां तक रहेगी बात, नहीं, अभी दूसरी प्राइम कोई बात मिनिस्टर की नहीं है आपको बेहजरत साहब, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ क्योंकि आपने भी बहुत चीज़ों के ऊपर टच अपॉन कर दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें प्राइम मिनिस्टर ने कही हैं। देखें, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनमें क्लैरिफिकेशन दरकार थी, आज प्राइम मिनिस्टर ने इसी आपसे सवाल से जो उनका ये नशिस्त थी उसी का सहारा लेते हुए उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। भारत के हवाले से बड़े सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने के हवाले से कर दिया, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कर दिया, महंगाई के हवाले से कर दिया, और दौरे सऊदी अरब के हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी साहब की एक तरह से नाराज़गी थी उसको भी उन्होंने एक मरहम पट्टी कर दी है। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर को सारे कॉलर्स जब कॉल करते हैं तो उन्हें भी पता होता है कि तहरीक इंसाफ कौन से फ्रंट्स के ऊपर जिन पर उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बना रहा है? इत्तेफाक है कॉलर्स भी वही सब कुछ सवाल भी करते हैं। ब्रेक के बाद जरा तैमूर तालपुर साहब से पूछ लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। बैक वी हैव विद अस मुसर्रत चीमा साहिबा, डॉक्टर निसार चीमा साहब और तैमूर तालपुर साहब। बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की अवाम से इस राब्ते के हवाले से जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वाजे कर दी। शाह महमूद कुरैशी साहब की ट्वीट तैमूर तालपुर साहब जिस पर बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ। फिर जैसे मुसर्रत साहिबा ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद सब कुछ हेड करते हैं। आपको याद होगा भारत से कॉटन और के हवाले से भी जो उन्होंने एज कॉमर्स मिनिस्टर डिसीजन लिया था, फिर बाद में काबीना ने फैसला किया कि ऐसा नहीं होगा। आज बड़ा क्लैरिफाई किया है कि भारत से बातचीत नहीं होगी जब तक 5 अगस्त के इक़दामात को रिवर्स नहीं किया जाता। सो आई थिंक ऑल द डस्ट सेटल्स, तैमूर तालपुर साहब, एंड दिस वाज अ गुड वे टू क्लैरिफाई। Clarify what? He couldn't clarify anything. There is nothing that we saw a clarification in. क्यों? भारत के सबसे हवाले से पहले तो बातचीत के लिए सऊदी फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि दे आर प्लेइंग अ रोल। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और नॉर्मलाइज रिलेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि जी 5 अगस्त से पहले के इकदामात रिवर्स हो जाएंगे तो हम नॉर्मलाइज कर देंगे, वरना हमें कड़ी तनकीद का निशाना ना बनाया अगर जाए। ये चंद हजार बोरियां ही मंगवानी थी चावल और आटे की, तो मेरे ख्याल से ये किसी और को भेज देते। वो ज़कात और खैरात के मुद्दे में वैसी आ जाती जो ये खुद लेके आए, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेके आए। और अगर इन कॉलों में थोड़ी भी सच्चाई होती तो आपने सुना है ना नादिया नकी साहिबा, जब कोई प्रोग्राम चल रहा है तो कोई अलग पलट बात आती है कि वो बीप आती है टूट टूट। तो अगर खान साहब वाकई आवाम से मुखातिब होते तो उनको इतनी आवाम गालियां देती कि सिर्फ टूट 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 के अलावा कुछ भी मेरे ख्याल से आपको सुनने को नहीं मिलता। नहीं तैमूर तालपुर साहब ऐसा नहीं है, उनके भी बहुत फैन है, उनकी भी बड़ी सपोर्ट है भाई। उनके बहुत फैन थे, बिल्कुल आपने सही कहा नादिया, उनके बहुत फैन थे, उनके सारे सपोर्टर्स थे। और उसका रिजल्ट आपको ये मिला है कि ये 11 बाय इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हार गए हैं। ये वाहिद जमात है जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे की आज तक कोई जमात ऐसी नहीं है जो वफाक के अंदर हुकूमत में बैठी हो और यहाँ पर बैठ के जो है सो वो 11 की 11 अपना बाय इलेक्शन हार दे। तो आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिए। अब ये इनके गिमिक्स हैं, ये इनके जोक्स हैं, इनके मजाक, ये क्या समझते हैं? ये पेट्रोल के बम फाड़ेंगे हमारे ऊपर, ये इलेक्ट्रिसिटी के बम फाड़ेंगे हमारे ऊपर। सस्ता तरीन पेट्रोल है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा सस्ता तरीन पेट्रोल पाकिस्तान में वो दे रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत खान साहब इस वक्त अपने सुर्त और अपने होश हवास में थे, थोड़ा वो लेके जाएं बैक टू फ्यू ईयर्स जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और उस वक्त हम किस प्राइस पर परचेज कर रहे थे पेट्रोल, और हम अपनी जेब से बजाय जो ये खा रहे हैं, हम पाकिस्तान का कितना उसमें पैसा डाल के और अवाम को अभी से बहुत सस्ता पेट्रोल दे रहे थे। द प्राइसेस इफ यू कंपेयर देम, तो आपको शर्म आती है सोच के कि आप किस रियासत में और किस तरह से आप रह रहे हैं। हमें थोड़ी पता था कि जो आप बताइए जो इनके फैंस है, जो इनके फैंस थे, मैं कहूंगा उनको नहीं पता था कि 114 से 117 पे, फिर 117 से 124वें नंबर पे मोस्ट करप्ट नेशन में पाकिस्तान को ले जाते। उनको नहीं पता था कि यहाँ की ये एमनेस्टी देंगे अपनी बहना को
और वो जो है अरबों रुपए जो है वाइट कर देंगी आके। हमने इसके लिए नहीं इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था कि वो आके और अपने जो महल बनाया है, सरे महल तो बहुत दूर है, जो बनी गाला में महल बना है, उसकी सारी इंक्रोचमेंट्स को आके लीगल करवा देंगे। इन चीजों के लिए इनको अवाम ने वोट नहीं दिया था। आज ये कहते हैं कि सूबे सस्ती चीजें करें, गैस हम सस्ती कर दें, क्या बिजली हम सस्ती कर सकते हैं, पेट्रोल हमसे सस्ता कर सकते हैं? अपनी जिम्मेदारियों से करने का क्या इनको और कोई तरीकेकार या बहाना नहीं मिलता है? गंदम की प्राइस का उन्होंने जिक्र किया, गंदम की प्राइस का जिक्र किया, 18वीं तरमीम का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से दे कांट प्ले अ रोल इन दैट। सूबे क्योंकि खुद मुख्तार होते हैं और बहुत सारी चीज़ें सूबों ने करनी होती हैं। आज सब कहाँ है? मेरे ख्याल से वो अपनी पोजीशन क्लैरिफाई भी कर रहे थे एक तरह से निसार चीमा साहब, क्योंकि परफॉर्मेंस के हवाले से अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज साहिबा हों, या कुल्ली तौर पर जो अपोजिशन है वो प्राइम मिनिस्टर को जब या उनकी हुकूमत को कड़ी तनकीद बना रही है, स्पेशली महंगाई के हवाले से, तो आपको लगता है कि अब आज की जितनी भी क्लैरिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ने दी है वो लोगों के दिलों तक उतरी होगी, उनकी बात उन्होंने समझने की कोशिश की होगी? नादिया, मुझे ये फरमाएं कि जो सबसे बड़ा मसला बना रहा है पिछले कुछ रोज से, जिसको इंडियन मीडिया ने भी बहुत ज्यादा उठाया, इसको एक्सप्लॉइट किया, कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, ये उन्होंने कहा कि ये इसको रिवोक जो किया गया आर्टिकल 370 ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा एक टीवी टॉक शो में। तो मुझे ये फरमाएं कि क्या इसकी क्या क्लैरिफिकेशन है, को क्या कोई पाकिस्तान, कोई शख्स, कोई गैरतमंद पाकिस्तानी, कोई बाशऊर पाकिस्तानी, कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं ये इसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं? कश्मीर के हवाले से कोई बात जो है, कोई कदम, कोई हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? देखिए वो जो है वो हिंदुस्तान किस तरह ये है कि यूनिलैटरली कश्मीर के बारे में कोई कदम उठा सकता है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आज क्लैरिफाई किया ना प्राइम मिनिस्टर ने, जाहिर है इसमें बड़ा शोर हो रहा था। क्या उन्होंने क्या कहा? क्या ये कि ये देखे उन्होंने क्या ये उसकी सर्विस की, क्या वो कुरैशी से इस्तीफा लिया कि उसने पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ है, तारीखी मौक़िफ़ है, उसको ये है कि उसको नुकसान पहुंचाया, ये कह के उनका अंदरूनी मामला है। देखे जो कश्मीर के मामले में कोई बात जो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसका जो हल जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की सूरत में ही निकलेगा, उसके ऊपर ये अमल करने से ही निकलेगा। कश्मीरी अवाम को जब तक ये है कि अपने फ्री विल के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की इजाजत नहीं मिलती, यह है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज करने की इजाजत नहीं मिलती, उस वक्त तक ये है कि ये मसला ये जिंदा रहेगा। और इसका हल ये है। आपको लगता है कि जो गड़बड़ शाह महमूद कुरैशी साहब से हो गई थी, मे बी इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग और पूरी कौम से उनको माफी मांगनी चाहिए, पूरी कौम से प्राइम मिनिस्टर को और फॉरेन मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो असूली और तारीखी मौक़िफ़ है उससे ये है कि उसके किस तरह उन्होंने उसका एक मजाक बना के रख दिया। चलें अब, लेकिन फिर भी कमिंग आउट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि हम भारत से कोई नॉर्मलाइज नहीं कर रहे, क्या कहते हैं, रिलेशन अनलेस एंड अंटिल दे गो बैक। नहीं, ये उन्होंने ये क्या क्लैरिफाई किया कि हमारे ये है कि ये किस तरह मल्क का केस बयान दिया हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, नहीं ये है कि उसने हमाकत से काम अच्छा मुसर्रत चीमा साहब, देखिए ये वो बातें हैं, ये वो बातें हैं जिस पर हम कह रहे हैं कि ये पूरा एक सेटअप क्यों लगता है। इस वक्त आपकी हुकूमत को शाह महमूद कुरैशी साहब के इस बयान के हवाले से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने के हवाले से जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की जा रही थी। ये वो बातें हैं जो उनको इस पूरे सेटअप में कॉलर्स जो हैं वो खुद ही पूछ लेते हैं, फिर वो पूरा एक बयान भी दे देते हैं। नहीं नादिया, आई डिसएग्री विद यू एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे जो दोनों भाई हैं इनके साथ भी मेरी बात सुने कि अभी आप मुझसे एंकर ने जो सवाल करना है तो क्या जवाब आपकी मर्जी का मैं दूंगी या अपनी मर्जी का दूंगी? जवाब हमेशा इंसान जो मौक़िफ़ होता है, मैं अर्ज करूं मौक़िफ़ को एड्रेस करने के बाद आप उसमें अपनी मर्जी का जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं अभी आपने ये जो सवाल पूछा ना, सुन लेना, आपने दोनों भाइयों से जो पूछा, तो स्पेशली मैं एड्रेस करती हूँ, चलो नून वाले तो हैं ही ऑपोजिशन में ना, फेडरल में भी सूबों में भी, इनकी तो एक हुकूमत है, ये महंगाई बिल्कुल ये क्रिटिसिज्म करे फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन ये एक रियलिटी की पेट्रोल आपके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें सबसे कम प्राइस के अंदर मौजूद है पाकिस्तान में। तो आटे की बात कर लेते हैं, जब पंजाब के अंदर आटा 850 में बिक रहा था, केपी में 1090 में बिक रहा था, उस वक्त 1200 रुपए सिंध बेचता रहा है। क्या वजह थी? अभी मार्च के अंदर इनकी फसल पक चुकी हुई है सिंध में, इन्होंने कितनी गंदम प्रिक्योर की है, फिर उसके बाद ये अपना रेट क्यों नहीं रेगुलेट करते?
शॉर्टेज जब भी आई है, सिंध में आई है, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आता है पंजाब में। पिछली दफा भी ये हुआ। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट जिनकी प्राइस को रेगुलेट करना, महंगाई को कंट्रोल करना सूबों की जिम्मेदारी है। वो है, वो चाहे पंजाब हो, केपी हो या सिंध हो, इनको चाहिए ये प्राइम मिनिस्टर के हर जो एक्शन है उसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन साथ अपनी परफॉर्मेंस भी बताएं। अच्छा। तुम अभी तक इन्होंने प्रिपेयर करना क्यों शुरू की थी सबसे पहले, और ये क्यों फेडरल गवर्नमेंट का वेट कर रहे थे, ये रेट का प्रेशर क्यों डालते हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। आगे जहां तक रहेगी बात, देखें हम ये कहते हैं कि हम जो भी इकदाम उठा रहे हैं, जितनी भी रिफॉर्म लेके वो अवाम के लिए, वो अपोजिशन लीडर के लिए नहीं है, हाँ इनके वोटर्स के लिए है। अगली जहां तक रहेगी बात, इनसे हमें शाबाश नहीं मिलनी क्योंकि सबको नहीं है। अच्छा। ये इनको चाहिए कि ये जिस तरह से गाला अप्रोच करते हैं चैनल पे बैठ के, पार्लियामेंट के अंदर आके अपना शौक पूरा कर ले। अवाम तो नहीं गालियां दे रही। अच्छा मुसरत साहिबा, क्योंकि देखिए 18th अमेंडमेंट का, एक सेकंड, 18th अमेंडमेंट का जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। मुसरत साहिबा, 18th अमेंडमेंट का जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, आपने भी गंदम के हवाले से बताया कि किस तरह से आप लोग रेगुलेट नहीं कर सकते या विफाक नहीं कर सकता प्राइसेस को, तो फिर शौकत तरीन साहब महंगाई कैसे कम करेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दो वजूहात की वजह से शौकत तरीन साहब को लेकर आए हैं, एक महंगाई को कम करना और एक रोजगार बढ़ाना। तो फिर 18वीं तरमीम के होते हुए कैसे शौकत तरीन साहब ये कर सकेंगे? देखिए मैंने अर्ज की है नादिया, आप भी, मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छी बात है कि आप भी ऑपोजिशन वाला क्रिटिसिज्म कर रही हैं। देखें महंगाई, मैंने तो एक छोटी सी एग्जांपल दी थी। पंजाब बेचता है 850 में, सिंध बेचता है 1200 में, क्यों बेचता है 1200 में, उसका हमें ये जवाब दे ना, लॉजिक लेके आए। और केपी बेचता है जहां गंदम होती ही नहीं, पंजाब में होती है या सिंध में होती है, वो 1090 में बेचता है। इसकी वजह बता दें। जब मैंने अर्ज किया है कि प्राइस रेगुलेट करना डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है, जो सूबों के अंदर होते हैं, बहरहाल उसमें कंट्रोल सूबों का होता है। बेशक मैं मानती हूँ, मैं तो मानती हूँ शहरी इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सूबे, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर का ये कह देना कि शौकत तरीन साहब को लाया इसलिए गया है कि वो महंगाई कम करें। कर रही हूँ ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मेरे भाई ने फरमाया, आपकी बिजली हो गई, पेट्रोल हो गया, वो तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। ठीक है। इसी तरह जो बाकी चीजें जैसे एवरीडे जो एडिबल, जैसे आप अभी अपने प्रोग्राम से पहले अर्ज कर रही थी, बल्कि फरमा रही थी कि दूध की, मुझे ये बताएं कि खालिश चीजें इंश्योर करना क्या ये हुकूमतों का काम नहीं है? कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने इस चीज की भी फिक्र की थी कि खालिश दूध लेकर आया जाए पाकिस्तान में? जी उसका प्रोसेस है, हमने पंजाब में शुरू कर दिया है, सिंध वालों को क्या वो भी करें। हम पंजाब के 5 बड़े शहरों पे हमने ये शुरू किया है। शहर के एंट्री पॉइंट के ऊपर जितना भी दूध आता है उसको चेक किया जाता है। स्टेट ऑफ द आर्ट ये हमने एक काम शुरू किया जिसको हम पूरे पंजाब भर में फिर इसको शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो फूड का आइटम है वो आपका दूध है, और वो सबसे ज्यादा इम्प्योर है, और वो सबसे महंगा आइटम भी है। ये आपकी बात बिल्कुल बेशक बेशक ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर पूरे पंजाब भर में आप इस पूरे प्रोजेक्ट को फैला रही हैं, नो डाउट अबाउट दैट कि मिल्क जो है वो सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड है। हाँ जरा सिंध से मैं पूछ लेती हूँ ना कि सिंध क्या कर रहा है, सिर्फ ऑपोजिशन कर रहा है, करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर तैमूर तालपुर साहब बताएंगे कि आपका काम सिर्फ महज ऑपोजिशन रह गया है कि सऊदी अरब से 19,000 बैग क्यों राइस किया है। देखें पंजाब में कितना काम हो रहा है, सिंध में क्या काम हो रहा है। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस नॉट ओनली दिस, बल्कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी, जो प्राइम मिनिस्टर का कहना था, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उस पर भी जरा डॉक्टर निसार चीमा से कहेंगे कि वो रोशनी डालें। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। तैमूर तालपुर साहब, ऑपोजिशन जो है वो क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म ना करे, कुछ अच्छी चीज़ें भी देखें जो वज़ीर आज़म ने आज कही। जहांगीर तरीन साहब का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने शुगर माफिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शुगर मिल्स ने 10 अरब टैक्स दिया, 29 अरब की सब्सिडी ली, ठीक है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि चीनी महंगी की उनको वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनकी हुकूमत ही क्यों ना चली जाए। और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से उन्होंने कहा, जो कि आप लोग सब उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, कि उन्होंने कहा कि नाइंसाफ़ी उनके साथ हो रही है, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली बताया वज़ीर आज़म ने कि उन्होंने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, ना ही कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई वेंडेटा अगर रखा हो कि जानबूझकर किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे बना रहे हों, उन्होंने नहीं किया है। So you know, when it comes to his very close-eyed and friend, he is taking such an action। फिर इतना गिला नहीं बनना चाहिए है इमरान खान साहब से।
बिल्कुल जी, बजा फरमाया आपने, सही कह रही हैं आप। खान साहब ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की है, खासूसन अपने दोस्तों के साथ तो वो ज्यादती कर ही नहीं सकते। ज्यादती तो की है उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ, जिनको कहा था कि मैं आके भीख मांगना बंद कर दूंगा और सबसे बड़े भिखारी अपने आप को प्रूव करके दिखाया। 33 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन फंड्स लिए। इज इट अ जोक? इन 2 इयर्स 2018 से अभी तक उन्होंने कहा था लोन नहीं लेंगे। इससे ज्यादा ज्यादती वो क्या कर सकते हैं? आज आपका हर वो शख्स जो पाकिस्तानी सिटीजन है या बच्चा है या पैदा होता है, 2.25 लाख रुपए का कर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब आपका, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ये जो बातें की थी डेप्ट खत्म करने की, आज आपकी जो एक्सटर्नल डेप्ट है 18 ट्रिलियन पे है। आपने जो है 23 ट्रिलियन से 45 ट्रिलियन तक आप ले गए खसारा इस मुल्क का। आप बात कर रहे हैं कि आपने अपने ब्लू आइड बॉयज के साथ क्या किया और बाकियों के साथ क्या किया। आप हर बात पे तनकीद करके सिंध को, कि सिंध अपोजिशन कर रही है। सिंध तो वाहिद सूबा है जो आज इन आपके नेशनल ग्रिड को थर्ड कोल के थ्रू बिजली प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी आज अभी कुछ बेहतर हो गए हैं हालात बिजली के और आपके लोड शेडिंग की। आप बात क्या कर रहे हैं? आज आप जरा चेक तो करें आपके पूरे पाकिस्तान में सिस्टम हेल्थ का क्या चल रहा है। आपको पता है कि आपकी जो कोविड रिकवरी रेट है पूरे पाकिस्तान, इट्स द हाईएस्ट इन सिंध। आज सिंध 18th अमेंडमेंट की वजह से 95% रिकवरी रेट है। इट्स नोटेड विद द एनसीओसी। आपके पंजाब में 81% रिकवरी रेट है, हमारे पास 90 से ऊपर, वी गॉट 95% रिकवरी रेट। आपको नहीं लगता तैमूर तालपुर साहब, माजरत के साथ मुझे ये बताएगा, क्यों ऐसा हर वक्त फील होता है कि सिंध पाकिस्तान का सूबा नहीं है, पंजाब पाकिस्तान का सूबा, मतलब लाइक वी आर फाइटिंग, एंड ये बड़ी गलत बात है। ऐसा लगता है हम सब एक है ना, पाकिस्तान से हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए आपको लगता है क्योंकि सिंध वो वाहिद सूबा है आज जो पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहा है। आज वाहिद एक ही चीफ मिनिस्टर सिंध में जो परफॉर्म कर रहा है। बाकियों के आपने हालात और उनकी कैपेबिलिटीज आपके सामने आ गई हैं। उन्होंने कहां से कहां अपने सूबों को डुबो दिया है और उसके बावजूद सिंध इसलिए रो रहा है, इसलिए आपको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें हमारे शेयर दें। हम अपने पैसे, अपने फंड, अपने शेयर के मिलने के बगैर भी परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। इसलिए आपको सिंध ऐसे लग रहा है कि उसके साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। और हम ये आवाज अपनी बंद नहीं करेंगे, हम परफॉर्म भी करते रहेंगे, ये लोग रोते रहेंगे और हम बगैर अपनी चीजों के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आज सबसे ज्यादा डेवलपमेंट भी करके दिखा रहे हैं। क्योंकि जो करप्शन के किस्से सिंध पे इल्जाम लिखते थे वो सारे खान साहब ने अपने बाकी सूबों के ऊपर लगा दिए। बोजदार साहब पे, इनके केपीके के सीएम पर जितने इल्जाम करप्शन के हैं, इनकी कैबिनेट पर जितने करप्शन के इल्जाम हैं, उतने और कहीं भी नहीं है। और जितने हमारे काले अंडे थे जिनके बारे में इमरान खान साहब नाम ले लेके उनको करप्ट कहते थे, वो आज सारे फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स बैठे हुए हैं। अच्छा, दबा के करप्शन कर रहे हैं। अच्छा, वो आपको नजर नहीं आते। जो पीटीआई में जाते हैं वो सोर्स से सर्फ से धुल के साफ सुथरा हो जाता है। अच्छा, चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपने एनआरओ का आपने जिक्र किया कि जितनी भी एनआरओज हैं वो अपने दोस्तों को और ब्लू आइड बॉयज को दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब को जरा मैं जिक्र कर लूं। डॉक्टर निसार चीमा साहब बड़े कैटेगोरिकली वजीर आजम ने आज ये कह दिया है कि वो बाहर नहीं, वो भागना चाहते हैं। तो अब आपको हुकूमत का मौक़िफ़ भी समझ में आ गया है। आपको पता है कि हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से वो पूरी जो एक नई री ओपनिंग केस इसीलिए किया जा रहा है बिकॉज इंटेंशन पता है तहरीक इंसाफ को कि नवाज शरीफ साहब भी गए, वापस नहीं आए, जामिन शहबाज शरीफ साहब थे, अब ये भी चले जाएंगे। देखिए अभी इस तरफ आने से पहले मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है कि शौकत तरीन को वो महंगाई कम करने के लिए लाए हैं। बेशक, और रोजगार बढ़ाने। देखिए शौकत तरीन एक बदतरीन हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे बेहतर बना सकेंगे, कैसे उसको रेस्क्यू कर सकेंगे। वो हुकूमत जिसकी गवर्नेंस, जिसकी बदतरीन कारकर्दगी जो है पोल्यूटेड है नाअहली से, बदइंकामी से, ये महंगाई और बेरोजगारी से, ये जो है यानी लैक ऑफ विजन से, लैक ऑफ एक्सपीरियंस से, कोई टीम नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई टीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसको ये है कि एक शौकत तरीन जो है उसको कैसे रेस्क्यू कर पाएंगे। बात ये है कि देखें जो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक
आप टीम की सिलेक्शन देख लें वज़ीर आज़म साहब की, यानी इससे बदतर टीम हो नहीं सकती। नहीं, उन्होंने कहा जो और उससे परफॉर्म नहीं किसी करेगा हम जगह- चेंज कर देंगे। किसी कुछ जगह सुपरस्टार पे, हैं, नादिया मुझे बता दें, कुछ किसी सुपरस्टार जगह पे हैं राइट वजीर मैन- आजम ने कहा और कुछ नहीं किसी- हैं। नहीं, मुझे ये फरमाइए, किसी जगह पे राइट मैन फॉर द राइट जॉब का जो का असूल है, कहीं कार फरमा आपको नजर आता है? ये कि ये पंजाब के अवाम के साथ इससे बड़ा जुल्म और मजाक क्या है कि यहाँ पे मियां शहबाज शरीफ के बाद एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के बाद यहाँ बुज़दार साहब को लगा दिया गया। पंजाब के अवाम के साथ ये जुल्म नहीं है तो और क्या है, मजाक नहीं है तो और क्या है? ये तो आप समझते हैं ना, वजीर आजम को तो लगता है जहाँ बुज़दार तक साहब से शहबाज अच्छा शरीफ- कोई जहाँ नहीं तक है। शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने की बात है, क्या शहबाज शरीफ साहब कोई ये क्या ये हकीकत नहीं है कि अदालत से इजाजत लेकर अदालत ने उनको बाहर जाने की इजाजत दी तो वो जो है वो एयरपोर्ट पे गए। और लेकिन बदकिस्मती ये है नादिया कि जिसके लिए हमारी जंग है वो ये है कि हमारे यहाँ हुक्मरान हों, ये इंडिविजुअल हों, ताकतवर लोग हों, ताकतवर इदारे हों, माफिया हों, वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। यही बात जब वजीर अदालत आजम भी आदमी ने कहते इजाजत दे दी, हैं, यही जब बात अदालत वजीर आजम कहते हैं कि देखिए- माफिया अपने आप को कानून से बालातर समझ रहा है। बाला तो देखिए, क्या ये हकीकत नहीं है कि अदालत आलिया ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी? यहाँ FIA और ये के साथ अब ये कि उनके जो पैटर्न चीफ हैं, ये वज़ीर आज़म साहब और ये उनके वज़रा जो हैं, वो ये है कि वो कह रहे हैं वो हाई कोर्ट के फैसलों को हवा में उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनका, और कानून की धज्जियां उखेर रहे हैं। क्या ये है कि ये कानून की हुक्मरानी हमारे मुल्क में? इसीलिए हम चाहते हैं कि तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें, तमाम अफराद, तमाम इदारे मिलकर ये रोल प्ले करें कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम तो कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप भी करना चाहते हैं। उन्होंने तो कह दिया मुझे खौफ खुदा है इसलिए वो कोई NRO नहीं देंगे। अब आप कहते हैं शहबाज शरीफ साहब की इंटेंशन बता दीजिए ना, इन जस्ट वन सेंटेंस के, इज ही गोइंग टू कम बैक और नॉट? वजीर आजम ने तो बता दिया। नहीं, क्या आपको नहीं पता? देखिए, बात ये है कि हमारे हमारी ये क़यादत की जो उनकी मिसालें जो उन्होंने कायम की हैं, कौन सा यहाँ सियासतदान उसकी मिसाल पेश कर सकता है कि जब एक जाली से केस में एक वीडियो जज ने एक मज़का खेज केस में ये उनको सजा दी मियां नवाज शरीफ को, तो अपनी बेगम को बिस्तर बर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वो सीधे आगे जेल जाने के लिए। ठीक है, आपको याद नहीं है? जी बिल्कुल याद है, लेकिन ये भी याद है कि शहबाज शरीफ साहब जामिन थे, जो कि मुसर्रत साहिबा जो हैं वो बताएंगी। जी मुसर्रत साहिबा, शहबाज शरीफ साहब के लिए वजीर आजम के अल्फाज से लगा साफ कि वो नहीं चाहते कि वो बाहर जाएं। खुद फवाद चौधरी साहब कह चुके हुकूमत नहीं चाहती वो बाहर जाएं, बट निसार चीमा साहब भी कह रहे हैं ना कि वापस नवाज शरीफ भी आए थे, मरीम नवाज साहिबा भी आई थी। अच्छा नादिया, मैं इसके ऊपर आती हूँ। सबसे पहले तो मैं तारक साहब जो लाज उन्होंने अदा किए उनकी गुजारिश करती हूँ। देखें, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म हैं इमरान खान साहब, और अपनी कौम और मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा एजाज और बड़ी सादत बात है। वो अपनी जात के लिए नहीं, कौम के लिए मांगते हैं। उनको पूरी दुनिया के लिए सराहती है, माने जाते हैं। बहरहाल बातों होने से 110% वाले टाइटल से गूगल पे सर्च करना तो देखें क्या नाम आगे आता है, का नाम टाइप करें तो उनको बहरहाल ये बहुत बड़ी बेहतर आगे आ जाते हैं आप शहबाज और शहबाज शरीफ। देखें, ये पता है कि इन्होंने जमानत दी नवाज शरीफ साहब की, और उसके बाद वो तब को पिछली सुनहरी एग्जांपल दी जाती है, बेटी का हाथ पकड़ के किसी को मर्द पे छोड़ के आ गए। तो अभी अल्लाह माफ करे कब चक्के, अभी तो ना अगर पेशेंट है, पेशेंट खुद भी ज्यादा अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है, आपने अपने कोर्स के अंदर 4 वीक की कंडीशनर नहीं थी, हेल्थ नहीं थी, और उसके बाद जो गारंटियर है मुझे ये बताएं, अभी ये फरमा रहे थे कि उसका ऐसा कोई रीड सो कॉल्ड गुजरा नहीं है, तो क्या एक हॉस्पिटल भी उन्होंने ऐसा नहीं बनाया पंजाब के अंदर? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं से भी हॉस्पिटल बना रहे हैं जहाँ पे खानदान को बिल्कुल फील नहीं होगा कि वो लंदन में बैठे हैं, जो पंजाब के मांदा इलाके की हॉस्पिटल है ना इलाज करा रहे हैं। कोई एक हॉस्पिटल ही बना लेते जहाँ पे इनकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हो जाती, छोटी छोटी सर्जरीज हो जाती, छोटे टेस्ट हो जाते। मेरा तो ख्याल है कि उससे बड़े ज्यादा काम किए थे, और फिर इस तरह का कोई एक हॉस्पिटल पाकिस्तान में के बड़े भाई बैठे हुए थे एक बनाया होता जहाँ पे इनका इलाज होता। लेकिन ये पूरा व्यवहार, ये लफ्जी अवाम अच्छे से जान रही है जिस साइड से भी आ रही है। जहाँ तक रह गया कानून, तो कानून तो उनके लिए बना नहीं है नादिया, वो आम आवाम के लिए, वो गरीबा के लिए जो छोटी छोटी चोरियां करते हैं। हम 12 ये बातें बताते हुए करते हैं। उन्होंने तो लंदन में जाके नहीं थे, किराए पे थे। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताएं मुसर्रत साहिबा, आपको लगता है कि इस पूरे देखें जो खराबियों का जिक्र
एक्सपोर्ट करके जैसे मर्जी चले जाए। बहरहाल हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो एब्सकॉन्डर्स हैं, जो इस मुल्क के बड़े-बड़े माफियाज हैं, हम उनको आवाम के आगे ना सिर्फ एक्सपोज करें, हम उनको कानून के ताबे भी करें। इस पे हम लगे रहेंगे। लेट्स सी हम कामयाब होते हैं या हम ठीक है, नाकाम होते हैं, चलें। ये आवाम डिसाइड ये करेगी। बिल्कुल सही Look, बात है। we're talking. हाँ, लेकिन ये लगे Look, रहेंगे। we're अच्छा, talking. लास्ट सेंटेंस के अंदर रैप अप कर दें तैमूर तालपुर साहब। आप देखें, बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है जो मुसर्रत ने भी दिया और उनके क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया, और वो ये है कि कुछ भी हो जाए, चाहे उन्हें अपनी कुर्सी क्यों ना छोड़नी पड़े, माफियाज के खिलाफ वो अपने घुटने नहीं टेकेंगे। एंड ही विल कंटिन्यू हिज नैरेटिव ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज दैट इज व्हाट ही बिलीव्स इन, कि अकाउंटेबिलिटी होनी है इस मुल्क में। I believe the Prime Minister will continue with his narrative of speaking lies and only lies to the people of Pakistan, just as he did when he took over as the Prime Minister. ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा पर मैं लोन नहीं लूंगा, तो उनकी सारी चीजें हमारे साथ है। ये बात करते हैं आसिफ ज़ारी साहब की और ये बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, जी हम तो मेड इन पाकिस्तान, विल डाई इन पाकिस्तान। खान साहब अपनी बात बताएं, जो जायदादें पूरी अपने मुल्क से बाहर रख के बैठे हैं, उनके बच्चे मुल्क से बाहर, उनकी बीवियां मुल्क से बाहर, उनकी हर एसेट मुल्क से बाहर। यहाँ पर तो ये जो उन्होंने शो कर दिया, इनकी साबिका बीवी ने इनको गिफ्ट कर दिया ये बनी गाला का पैलेस। तो इट इज लॉन्ग टाइम पीपल आर सीइंग व्हाट यू डूइंग। हमें पता है क्या हो रहा है, हमें पता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर एनआरओ नहीं देंगी, उन्हें खौफ खुदा है। उन्होंने एनआरओ खुद ले लिया, जब उन्होंने उन एमएनएस को एनआरओ दिया जो बिकाऊ थे, उन्होंने खुद वो एनआरओ उनसे लिया और उस एनआरओ के थ्रू आज वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, वरना बहुत पहले इस सीट से मुस्तफीद हो चुके होते। अच्छा, डॉक्टर निसार चीमा साहब, मुझे लगता है कि सियासी पोलराइजेशन थोड़ी अब बढ़ती नजर आएगी, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर है हुकूमत ने अपना इंटेंट तो शो कर दिया है कि वो शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने देना चाहते। जी नादिया, असल मसला ये है कि वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम जो है, उनका पूरा फोकस ये है कि अपोजिशन को दीवार से कैसे लगाना है, उनके खिलाफ एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ कैसे करनी है, उनके साथ जो चलें, ये तो आप फील करते हैं, ये आप फील करते हैं डॉक्टर। जो बात है, असल जो बात है, जो करने का काम है कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है, उससे बिल्कुल बेनियाज है ये। अच्छा, ये इनका सारा फोकस जो है वो बाहर देखे ना, यानी गैर मुल्की दौरों पे भी हो, वहाँ भी उनके ज़हन पे यही सवार होता है असाब पे कि वो फलां का लीडर का जाके हमने एसी उतरवाना है, मियां नवाज शरीफ का। चलिए, अब वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर निसार चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे फ्रंट के ऊपर बहुत सारी बातें कह दी। आज के सवाल का मकसद यही था कि प्राइम मिनिस्टर तमाम मसाइल का हल इन कॉल्स के जरिए चाहते हैं, या फिर इसके जरिए वो ये समझते हैं कि उनका जो बयानिया है या उनके जो काम हैं वो सही तौर पर वो खुद पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान के अवाम में। अल्लाह हाफ़िज़।